हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पर ये देखेंगे कि इसमें किस तरह का चेंज होता है, कितना करंट इसमें से फ्लो होता है, किन लॉस को ये फॉलो करता है, जैसे ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है और भी यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में है। तो सबसे पहले तो यही है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का पावर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और कंडक्टिविटी। द पावर ऑफ electrolyte to conduct electric current is called conductance और conductivity। तो इसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, मतलब उसका कंडक्टिंग पावर कितना है ये बताता है। जैसे हम अब मेटलिक कंडक्टर लेते हैं, मतलब मेटल्स के रूप में जो रॉड होती है, मेटल रॉड, इनका यदि यूज करते हैं तो जनरली वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से लाइक मेटलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आल्सो ओबे ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ को ही ओबे करते हैं। तो सबसे पहले है ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ इट स्टेट दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it। तो कितना करंट मतलब किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, तो यहाँ पर भी वही है, करंट I is directly proportional to the potential difference बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के हमने दो एंड का मतलब जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिया, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, और या फिर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। आर इज द resistance, I is the current and V is the voltage या potential difference। तो ये सभी यूनिट है। V is equal to IR या I is equal to लिख सकते हैं V upon R। इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो दिस लॉ इज ओबे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आल्सो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V अपॉन आर। सेकेंड है रेजिस्टेंस। आगे जैसे रेजिस्टेंस मतलब होता है करंट फ्लो हो रहा है, उसके बीच में क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, जो मतलब करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो होने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, जो उसको फ्लो नहीं होने देता है। रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मीन्स जैसे जैसे लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि उसकी मोटाई बढ़ रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर रो आ जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, तो एल इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड rho is the resistivity, rho is the resistivity and r is the resistance। तो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है यहाँ से, r is equal to rho into l by a, या resistivity is equal to हम लिखना चाहें तो resistivity is equal to r into a by l, या इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको हम ओम सिंबल के द्वारा जो है इसको डिनोट करते हैं, और ये ओम के लिए
रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे है स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी डिफाइंड एज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ and having area of cross section equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू जो हमने फाइंड किया हुआ है आर इंटू ए बाई एल। इफ ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा और रो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एंड तो इस कंडीशन पर जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेंथ ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर हो, द रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और ये यहाँ से सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। तो इस तरह से ये यूनिट आ जाएगा ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, ऐसा यूनिट में इसको ओम मीटर लिखते हैं। और रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, नॉट ऑन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये इसके एरिया या लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। तो 1 मीटर क्यूब कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टिविटी, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी, इसको हम जी के द्वारा डिनोट करते हैं। एंड इट मेजर्स द ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से करंट कितना आसानी से फ्लो होता है, इट इज मेजर्ड बाय द कंडक्टेंस और जी। तो अब ये तो तभी पता चलेगा कितना इजीली फ्लो होता है, जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो होता जाएगा। यदि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता है। तो इट मेजर्स द एज विद विच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। 1 अपॉन R मीन्स इसका यदि हम यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू ओम इनवर्स, तो यूनिट इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। और ऐसा यदि यूनिट लें तो यूनिट ऑफ जो कंडक्टेंस है इज साइमन, ऐसा यूनिट इसका साइमन्स डिनोटेड बाय कैपिटल S। इसको कैपिटल S के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो साइमन मतलब 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। 1 साइमन की वैल्यू 1 ओम इनवर्स के इक्वल होती है। मीन्स रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो सकती है उसको हम साइमन इनवर्स भी लिख सकते हैं, और जबकि कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा साइमन के इक्वल। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जैसे अभी हमने कंडक्टेंस पढ़ा था कि कितने मतलब आसानी से करंट फ्लो होता है, और ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के, दिस इज अ ग्रीक वर्ड के और इसका मीनिंग है कप्पा। तो ग्रीक कप्पा से यहाँ पर इसको लिया गया है इस सिंबल के द्वारा। तो ये के है, के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है कंडक्टिविटी को। एंड कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या फिर ये भी उसको बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस क्यूब में जो सॉल्यूशन भरा होगा
उसका कंडक्टेंस कितना है, वो कितना आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड उसके कंडक्टिविटी। और ये होता है इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करना है तो कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्स होता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, ये फॉर्मूला होगा। और इसका यदि हम और भी आगे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें या फिर इसका यूनिट के बारे में देखें तो यूनिट इसका हो जाएगा के का यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, मतलब 1/ओम सेंटीमीटर। और 1 ओम सेंटीमीटर को यदि हम लिखेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स, यदि ऐसा यूनिट में है तो उसको मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको साइमन के रूप में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर जनरली अब हमको यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर में ही लेना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से जो सेल बनाया जाता है वो सेल का लेंथ जनरली सेंटीमीटर में ही होता है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट के जो रेजिस्टेंस है या कंडक्टिविटी है इन सभी को साइमन में ही मेजर करेंगे। तो यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। और यदि हम 1 साइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू लें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू होगी 1 साइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और यदि हम डिस्क्राइब कर लें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू जैसे हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। यहाँ पर रेजिस्टिविटी का हम वैल्यू रख दें तो K इज इक्वल टू 1/ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू A और ये अपॉन L, तो L ऊपर आ जाएगा। अब 1/R इज इक्वल टू कंडक्टेंस भी होता है, 1/R इज इक्वल टू इस जगह पर हमने क्या किया कंडक्टेंस रख लिया। और L/A इट इज द सेल कांस्टेंट, L/A is known as cell constant and it is represented by G star। तो conductivity is equal to हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, G is the conductance and G star is equal to L/A and it is known as cell constant। तो G star एक सेल कांस्टेंट है और ये सेल के डिपेंड करता है लेंथ पर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। लेंथ यदि मान लीजिए ज़्यादा है तो सेल कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जी स्टार या सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। अब एक सेल यदि लिया है हम उसमें किसी भी डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस उसमें रखते जाएंगे पर सेल कांस्टेंट उसका चेंज नहीं होता है, क्योंकि सेल कांस्टेंट फिक्स होता है। जी स्टार इज इक्वल टू है L/A। तो यहाँ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट या 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम डिनोट कर सकते हैं। और यूनिट याद रखना है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, इट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में आए या 1 मीटर क्यूब में आए या 1000 मीटर क्यूब में आए, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर है कि हम सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उससे जितने भी आयंस होंगे उन सभी की कंडक्टिविटी का जो सम हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी था
स्पेसिफिक था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा वह कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी है मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी वह मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। उसको हम मोलर कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अब मोलर कंडक्टेंस इट इज आल्सो रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी, क्योंकि ये भी 1 मोल के कंडक्टिविटी के बराबर है। इसको फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, और C इज द मोलर कंसंट्रेशन। C जो है एक्चुअल में मोलैरिटी है, C इज इक्वल टू मोलैरिटी या कैपिटल M। तो हम यहाँ पर कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, और यदि मान लीजिए कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी लेते हैं मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर को फिर डिनोट करने के लिए हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन को ml में आसानी से रख सकते हैं, मिलीलीटर में, और ये 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखें, जैसे दो एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर 1 मोल NaCl ले रहे हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड। यदि हमने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो इससे 1 मोल तो सोडियम आयन बनेंगे एंड 1 मोल क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। मींस 1 मोल NaCl से जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो 2 मोल्स होंगे, क्योंकि 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। तो टोटल यहाँ पर होगा 1 मोल NaCl में 2 मोल ऑफ आयंस। तो 2 मोल ऑफ आयंस का जो कंडक्टिंग पावर होगा दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, 1 मोल NaCl। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लें तो यहाँ पर भी ये 1 मोल है, लेकिन इससे बनने वाले जो आयंस की संख्या होगी, यदि यहाँ पर 1 मोल है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनसे 1 मोल तो बनेंगे कैल्शियम आयन एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो टोटल यदि देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ आयन। इसका मतलब है कि 1 मोल यदि हमने कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व किया किसी सॉल्यूशन में तो उससे जो आयंस की संख्या होगी वो हो जाएगी 3 मोल के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कंडक्टिंग पावर ऑफ 3 मोल ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से है, नंबर ऑफ आयंस पर यहाँ पर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं डिपेंड ऑन देयर फॉर्मूला, उनके फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं, एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि उसमें से यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जनरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और यदि वीक होगा तो कुछ परसेंट तक ही डिसोसिएट हो सकता है। आगे है इसी में यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट यदि हम देखें मोलर कंडक्टिविटी का, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, और इनके अभी आगे हम वेरिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाउ वेरी मतलब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरिएट विद द डाइल्यूशन और विद द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ किस तरह से कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी वेरी करती है उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर 1 मार्क का जैसे कभी मोलर कंडक्टिविटी और उसका यूनिट पूछा जाता है तो यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और डिफिनेशन आपको लिखना है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, वो कितने भी हो सकते हैं, डिसॉल्विंग बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम किसी इसमें कंडक्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो कंडक्टिविटी जैसे कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, किस तरह से हम आयनिक सॉल्यूशन का या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जैसे ये आप देख रहे होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है,
व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। जैसे ये R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। R2 अननोन रेजिस्टेंस है, इसे हम इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। R3 नॉन रेजिस्टेंस है, R4 भी नॉन रेजिस्टेंस। इनके बारे में हमें जानकारी पहले से है। इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एक की यहाँ पर लगा हुआ है। इस की को जैसे ही कनेक्ट करेंगे, जब गैल्वेनोमीटर पर नल पॉइंट आ जाएगा, G मतलब जीरो डिफ्लेक्शन देगा, तो उस समय पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। तो इस तरह से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और हमें R2 की जानकारी नहीं है, R2 के बारे में मालूम करना है, इसको फाइंड करना है। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये R1 इंटू R4 अपॉन R3। तो इस फॉर्मूले पर रख करके हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका यूज किया जाता है। और साइड में आप मीटर ब्रिज भी देख रहे होंगे। मीटर ब्रिज जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूले पर ही वर्क करता है। इसमें जिस सॉल्यूशन का हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, किस सॉल्यूशन में कितना है, उसको यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है, या जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है इस सेल में। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पहले फाइंड करना होगा। लेंथ ऑफ द सेल ये हो जाएगा L इज द लेंथ ऑफ द सेल। वो सेल जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, हम उसको मेजर कर लेंगे और इसको इस मीटर ब्रिज से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये रियोस्टेट है, यहाँ पर भी ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जॉकी लगा हुआ है, जॉकी से इस वायर पर हम इसको धीरे धीरे टच करके मूव कराएंगे। तो जहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, वहां पर हम इस फॉर्मूले का, व्हीटस्टोन ब्रिज का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट करंट का यूज कर लेते हैं, डीसी सोर्स का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी यूज्ड, वी कैन यूज अल्टरनेटिंग करंट और एसी सोर्स। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए एसी सोर्स का यूज करना पड़ेगा, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करना पड़ेगा। बिकॉज इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन में आकर, यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सॉल्यूशन लिया हुआ है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो हम इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसलिए एसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम मीटर ब्रिज से किस तरह से कैलकुलेट यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, इस तरह से अलग अलग तरीके से इनके पॉइंट्स को लिया जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये डिनोट कर लेंगे ए सी। ये वायर है जिस पर हम जॉकी मूव कराते हैं, ये पॉइंट है बी और ये ले लिया यहाँ पर डी। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है इसका रेजिस्टेंस लिया हुआ है x इज द अननोन रेजिस्टेंस एंड r इज द नोन रेजिस्टेंस। और रियोस्टेट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को वाटर थर्मोस्टेट में रखा जाता है। व्हाई इट शुड बी केप्ट इन वाटर थर्मोस्टेट? टू मेंटेन द टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थर्मोस्टेट में उसको रखते हैं, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने से सेल का रेजिस्टेंस पर इसके इफेक्ट पड़ता है और जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसमें हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वही व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला लगा करके वही प्रिंसिपल का यूज करना है। रेजिस्टेंस आर ये वाला अपॉन रेजिस्टेंस एक्स दिस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर, ए से डी वायर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सी डी, सी टू डी वायर। जहां पर नल पॉइंट होगा वहां पर उसको रोक करके ए और डी का लेंथ मेजर कर लेंगे और सी डी। रेजिस्टेंस यदि नहीं है तो हम उसकी जगह पर लेंथ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये r अपॉन x इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ AD अपॉन लेंथ ऑफ CD। अब हमें जैसे यहाँ पर x की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीका होता है कैलकुलेट करने का, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगा, रेजिस्टेंस से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए G1/R और R के रूप में जैसे x है तो x ले लेंगे। कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, तो 1/R into L/A, लेंथ ऑफ द सेल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल, और L/A इज आल्सो नोन एज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का जैसे यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स इस वाले का, इसका यदि यूनिट निकाला जाए तो सेंटीमीटर/सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द यूनिट बिकम सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और ये सेल कांस्टेंट या कंडक्टेंस को हम आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि जैसे एक सॉल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन अलग है, सेम सब्सटेंस वाला कंसंट्रेशन लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमने फिर उसमें रख दिया जिसका कंसंट्रेशन अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl लिया, तो पहले NaCl का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, बाद में हमने उसी सेल में भर दिया 0.02 मोलर वाला NaCl सॉल्यूशन, तो रेजिस्टेंस कितना होगा उसका। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है, या एक सॉल्यूशन रखा उसका रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, इन सभी को हम इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।